Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Aim of Life Physics. Today we are discuss about next lecture मतलब लेक्चर नंबर 4 और ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का लेक्चर 4 है। तो देखिए अगर लाइन से आप पूरा लेक्चर मेरा देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा हर एक चीज। और नेक्स्ट नंबर ये कि देखिए मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपको पता होगा कि मान लीजिए आप सब पढ़ लिए, कोई पूछ लेता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी आप 11th में है तो आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छे से होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला? हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर समझते हैं ना, मिक्सचर ऑफ गैसों के मिक्सचर को एयर बोलते हैं। कोई पूछ दिया व्हाट इज एयर, तो क्या बताएंगे? तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैस के मिक्सचर को ही एयर बोलते हैं। और जो एयर है उसके द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी प्रेशर को हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। यानी कोई भी आपसे पूछ ले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो आप बोलिएगा प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में एयर के जो प्रेशर होते हैं उसी को हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एट सी लेवल कितना होता है। सी के लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो 1 atm होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। 1 atm की जो वैल्यू होती है 760 mmHg। 1 atm इक्वल टू होता है 760 mmHg, याद रखिएगा। 1 atm इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर Hg, क्योंकि mm को सेंटीमीटर बदल दिया, ठीक है। यहाँ देखिए 1 atm इक्वल टू 760 टॉर, TORR टॉर, याद रखिएगा टॉर 760, यानी 760 mmHg 760 टॉर। आप समझ सकते हैं कि 760 mmHg जो है ये इक्वल होगा 760 टॉर के, ये याद रखिएगा। अब देखिए 1 atm इक्वल टू होता है 1.01 10⁵ पास्कल। अगर पास्कल में देखा जाए तो 1.01 10⁵ पास्कल। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए मैं डिस्टेंस बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि सब्लिमेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हूं सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा अ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू द वेपर गैसेस स्टेट। यानी सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर सॉलिड को हम हीट करें तो डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सब्लिमेशन क्या होता है और सब्लिमेशन के जितने एग्जांपल्स होते हैं सब कंपटीशनों में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। डेट इज यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड ऑन कूलिंग द गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू द सॉलिड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्लिमेशन होता क्या है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड को हम गर्म करेंगे तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा? गैस में कन्वर्ट होगा। यही प्रोसेस सब्लिमेशन होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूँ ना तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको नौसादर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर, याद रखिएगा ये नौसादर भी है NH4Cl। फिर आपका हो गया आयोडीन, आयोडीन भी आपका एग्जाम्पल्स होता है। नेप्थलीन, फिर आपका कैम्फर हो गया, कैम्फर भी इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आपका एंथ्रासीन हो गया, फिर बेंजोइक एसिड। यानी 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल दिया हूं, ये 6 एग्जांपल आप रख लीजिएगा बस। यानी सब्लिमेशन का 6 एग्जांपल कौन कौन है? पहला अमोनियम क्लोराइड, सेकंड आपका कौन है? आयोडीन है, थर्ड आपका क्या है? नेप्थलीन है, फोर्थ क्या है? कैम्फर है, फिर क्या है? एंथ्रासीन, और फिर क्या है? बेंजोइक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैम्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ऐसे सब्सटेंस है जिसको अगर हम हीट करें तो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको लिखिए एग्जांपल के साथ और प्रैक्टिस करिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ लिक्विड, अब इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगे, फिर बोल रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही अगर कोई वेपर में किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड कन्वर्ट किस में होने लगे? वेपर में। अगर कोई लिक्विड किसी भी टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट होने लगे बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से पहले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। फिर बोल रहा हूँ कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगे
बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, राइट, याद रखिएगा, ठीक है। और बॉइलिंग के बाद तो बॉइलिंग वेपर हो गया, ठीक, तो इवेपोरेशन हो गया, ठीक है, और वेपराइजेशन हो जाएगा। अब इवेपोरेशन आप समझ गए। फिर यहाँ पे लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब क्या बात आ गई कि हमको इसके फैक्टर पढ़ने पड़े। तो देखिए अभी मैंने कहा कि किसी भी टेम्परेचर में वेपर का बनना, लिक्विड से वेपर में जाना, किसी भी टेम्परेचर में, ये नहीं कि 100 डिग्री होगा और उबलने लगेगा तब वेपर में कन्वर्ट होगा, ये नहीं। इवेपोरेशन मतलब होता है किसी भी टेम्परेचर में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लगा, तो उसी को हम नाम देते हैं इवेपोरेशन। अब इसके फैक्टर्स हैं कुछ, वो फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर अफेक्टिंग है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो सिंपल फंडा है कि वेपर, भाई जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक, तो इवेपोरेशन यहाँ पे होगा ही। उसी तरह आपका सरफेस एरिया है, उस तरह ह्यूमिडिटी है, उस तरह इंक्रीज ऑफ द स्पीड ऑफ द वाइंड है, फिर नेचर ऑफ द लिक्विड है। अब इन सब के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिव में। पहला है टेम्परेचर, कि इवेपोरेशन के रेट को इफेक्ट करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो चलिए पहला फैक्टर्स आप पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। देखिए लिखा हूँ रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन आप देख रहे हैं, अगर ये इंक्रीज कब करेगा, जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, यानी अगर हम लिक्विड को लेके उसका टेम्परेचर को बढ़ाएं, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और वेपर में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, क्यों ज्यादा हो रहा है कन्वर्ट, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका इवेपोरेशन बढ़ रहा है, क्यों रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं। तो इसका रीजन यहाँ लिखा हूं मैं। रीजन यह है कि जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो होता क्या है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होगी इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये कि उसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होने लगेगा वाटर मॉलिक्यूल में, और जब मूवमेंट फास्ट होने लगेगा उनके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी, मूव करने लगेंगे, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कमी आ जाएगी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले लग रहा था, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही कारण है कि आपका टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड की सरफेस एरिया बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आप एक कंटेनर ले रहे हैं, जो कंटेनर इस टाइप का है, और एक कंटेनर ले रहे हैं जो इस टाइप का है। इन दोनों को देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए आप इसमें वाटर रख दीजिए, ठीक, अब वाटर यहां तक आप फिल कर दिए, जितना वाटर इसमें रखें उतना ही इसमें रखे, तो ये ऐसे आएगा। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए वेपर यहां ज्यादा बनेगा कि यहां बनेगा, तो वेपर यहां ज्यादा बनेगा, यहां पे रेट ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी एरिया ज्यादा है, इसकी एरिया कम है। अब मान लीजिए इसकी एरिया कम है तो इतना ही तो वेपर बनेगा, इतना ही एरिया में, लेकिन यहाँ देखिए कितना वेपर बनने के लिए एरिया खाली है, इसीलिए यहाँ पे वेपर ज्यादा बनेगा। और यहाँ वेपर ज्यादा इसलिए बनेगा क्योंकि हर एक पूरे सरफेस में वाटर, देख रहे हैं ना कहाँ तक वाटर है, तो अगर यहाँ भी अगर हीट इसको मिल रहा है, लाइट एनर्जी मिल रही है या कोई एनर्जी मिल रहा है, तो सिंपल फंडा है कि एरिया इसकी ज्यादा है तो ज्यादा इसको एनर्जी मिलेगी। मान लीजिए सन है, यहाँ से एग्जाम्पल ले लीजिए सन। अब सन से लाइट आ रही है तो इस पे भी लाइट आ रही है और लाइट इसमें भी आ रही है, तो बताइए ज्यादा लाइट की एरिया कहाँ किस में ज्यादा जा रही है, यहाँ तक जा रही है ना, तो इसमें से ज्यादा वेपर बनने के चांसेस हैं और इसमें वेपर बनने के चांसेस कम है। यानी जब एरिया हम बढ़ा देंगे ना तो वेपर ज्यादा बनेगा, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा आपका एरिया बढ़ने पे, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानें कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी होता क्या है, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी तो देखिए लिखा है पे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर के वेपर जो है वो कितने अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है, उसी टर्म को, उसी शब्द को, उसी पद को हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बोलते हैं। नहीं, अब से कोई आपसे पूछे कि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या है, तो बोलिएगा वाटर का जो वेपर है ना हमारे एयर में कितना प्रेजेंट है, इस हमारे एयर में एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, इस एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक, देखिए लिखा हम द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज टर्म एज ह्यूमिडिटी।
हाँ, जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होता है 1/रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी एयर की उतना ही कम आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। क्या बोला मैंने, जितना ही ज्यादा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर होगा उतना ही कम आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। ठीक, तो याद रखिएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है इनवर्सली होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रेट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रेट ऑफ इवेपोरेशन, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं, दो फैक्टर और बचे थे। एक है इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द वाइंड एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। तो सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द वाइंड। देखिए रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीज करने लगता है जब वाइंड की स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में वाइंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि जब वाइंड की स्पीड इंक्रीज होगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस आपका क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा लिक्विड का। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए मोर वोलेटाइल लिक्विड इवेपोरेट फास्टर। जितने भी हाई मतलब मोर वोलेटाइल लिक्विड हैं उनकी जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है, ठीक है। लेकिन लेस वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वो लोअर होता है, ठीक। जो लेस वोलेटाइल होगा उसकी जो इवेपोरेशन होगा वो भाई स्लो होगा, और जो आपका मोर वोलेटाइल लिक्विड होगा उसकी जो आपका इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हूँ एक एग्जांपल, एल्कोहल इवेपोरेट एट अ फास्टर। जो एल्कोहल होता है वो बहुत फास्ट इवेपोरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इवेपोरेट रेट, फास्टर रेट, एंड देन वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में। देखिए एक वाटर में ले रहा हूँ, एल्कोहल ले रहा हूँ, एल्कोहल का जो इवेपोरेशन होगा रेट वो ज्यादा होगा वाटर से। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। याद रखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल कितना होता है, 350 केल्विन, और वाटर का कितना होता है, 373 केल्विन। तो देखिए कम किसका है, एल्कोहल का। और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण क्या होता है, इसकी जो इवेपोरेट रेट होता है बहुत फास्ट होता है, और वाटर का इवेपोरेट रेट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये था आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर क्यों, क्योंकि देखिए एल्कोहल अलग है, वाटर अलग है, इसलिए नेचर की बात किया है, ठीक है। इतना लिखिए नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। देखिए बॉइलिंग और इवेपोरेशन की बात करने वाले हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंसेस की बात करेंगे, डिफरेंस क्या है। चलिए हम लोग सीखते हैं अभी कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए बॉइलिंग की बात करूँ ना तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, इन द इवेपोरेशन की फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। बॉइलिंग के फर्स्ट पॉइंट क्या है, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। जो आपका बॉइलिंग होता है ना, बॉइलिंग वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। मतलब बॉइलिंग को सीधा समझिएगा, बॉइलिंग तब होगा जब एक टेम्परेचर फिक्स होगी। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचता है ना, टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है ना लिक्विड का टेम्परेचर, तो उस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसका एक बॉइलिंग फिक्स है कि इतने टेम्परेचर पे होगा बॉयल, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, उसके पहले नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन की बात करूँ ना तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन हर एक टेम्परेचर पे होता है। यानी बस पहला डिफरेंस, कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पहला, कि बॉइलिंग आपका हर एक टेम्परेचर पे नहीं हो सकता, एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा। लेकिन इवेपोरेशन आपके हर एक टेम्परेचर पे हो सकता है। अब देखिए सेकेंड में, बॉइलिंग अकर फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब क्या होता है, समझिए एक मिनट के लिए। देखिए मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, पूरा ये कंटेनर के अंदर लिक्विड है। अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे हीट दीजिए, जब यहाँ पे हीट देंगे ना तो पहले पास वाले मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आएगी, धीरे 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 इन सब में काइनेटिक एनर्जी आना स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर देख रहे हैं ना, पहले काइनेटिक एनर्जी आ रही है, फिर आने के बाद ये धीरे 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 सरफेस पे जाएंगे, फिर सरफेस से ये वेपर बनेंगे, ठीक, तब ये बॉयल करेगा, ऐसा। तो ये इसीलिए इसको बल्क फिनोमेना बोलते हैं, क्योंकि पहले अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हीट होंगे, अंदर वाले मॉलिक्यूल का अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना है, और तब जाके इसके अंदर बॉयल होना स्टार्ट होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में क्या होगा, सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन आपके सरफेस से होने लगता है, जैसे यहाँ पे हीट मिला, इसको ऊपर से हीट मिला,
जैसे इसको हीट मिला ऊपर बाहर से, हीट मिलते ही क्या होने लगता है, तुरंत इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। वाटर क्या होने लगते हैं, इवेपोरेट होने लगते हैं, याद रखिएगा। तो ये सरफेस फिनोमेना है, यहाँ लिखा हूँ मैं कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना एंड अकर ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और केवल ये सरफेस के लिक्विड पे होता है, ठीक, लिक्विड के सरफेस पे होता है, ठीक है। मैं उल्टा बोल दिया, लिक्विड के सरफेस पे केवल होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, नो कूलिंग इज कॉज ड्यूरिंग द बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग के समय कोई भी कूलिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कूलिंग इज ऑलवेज कॉज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दौरान को कूलिंग होता है, ठीक है। तो ये रहा इसके 3 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये तीनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद हम मिलने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर आपका कौन सा था, 4 था। अब इसका 5 लेक्चर बताएंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए।